हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की नई कहानी समय की चाल। ये दिल तो मैं बहुत तुम्हें 30 साल पहले ही दे चुका था, बस तुमने इसे अपनाया आज है। अब तो हम सदा सदा के लिए हम सफ़र बन गए हैं, ऐसे हम सफ़र जो हर समय साथ रहेंगे। अंश की बात सुनकर आंखें बंद कर ली लेटी हुई वायलेट ने कमज़ोर चेहरे पर एक मुस्कान सी उभर आई। उसके धीरे धीरे लाल होते चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। बात तो सही है, अब वो वाकई में अंश और वायलेट हमेशा हमेशा के लिए हम सफ़र बन गए हैं, एक हो गए हैं, कुछ ऐसे जैसे कि एक जिस्म और दो जान। वायलेट को 30 साल पुरानी वो दोपहर याद आ गई जब अंश उसे पहली बार मिला था। वो कॉलेज से अपने घर की तरफ अपने ही कुछ ख्यालों में खोई हुई जा रही थी कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो, माय नेम इज़ अंश एंड आई एम अ स्टूडेंट हियर। वायलेट ने हड़बड़ाकर अंश की तरफ देखा, जिसकी आंखें लगातार उसी पर टिकी हुई थी और उन आँखों में आशा, प्यार, उमंग और आशंका जाने कैसे कितने भाव एक साथ दिख रहे थे। अंश ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपको बहुत दिनों से इसी समय यहाँ से जाते हुए देख रहा हूँ और आपको मिलना चाहता हूँ। क्या आप आज शाम मुझे लाइब्रेरी के बाहर वाले सेंट्रल लॉन में मिल सकती हैं? वायलेट की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। इस प्रश्न का तो वो बस खामोश खड़ी अंश को देखती रही। वायलेट के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। किसी को भी 19 साल की सुंदर लड़की के लिए ये नई बात हो सकती थी, पर अंश थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में तो कुछ तो विशेष था, आकर्षण था। अंश ने फिर कहा, क्या आप आएंगी? वायलेट अब भी चुप थी। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। 7 से 8 बजे तक वहाँ एक गुलमोहर का पेड़ है, उसी के नीचे। वायलेट अब भी चुप थी। अच्छा, कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। अंश की आंखों में उत्सुकता का भाव भी उभर आया था। वायलेट, इतना कहकर वो तेज़ी से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। शाम के 7 बजे और वायलेट ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वो अंश को मिलने जाए या ना जाए। ऐसे भला कौन बुलाता है? पहली ही मुलाकात में भला अंश के पास और विकल्प ही क्या था? जैसे उसने कहा, वो 2 महीने से रोज़ उसी समय उसी स्थान पर उसके आने की प्रतीक्षा करता था और इतने दिनों के बाद उसको रोककर बात करने का साहस कर पाया। वैसे भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में आने वाले छात्र बहुत बेबाक किस्म के नहीं होते। भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक था ये कॉलेज और यहाँ प्रवेश पाने के लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ती थी। वायलेट के पापा इसी कॉलेज में छात्रों को बिजनेस कम्युनिकेशन का विषय पढ़ाते थे और वो अक्सर उससे ये सुना करती थी कि यहाँ के छात्र वैसे तो बहुत मेधावी होते हैं, परंतु कम्युनिकेशन के मामले में उन्हें काफ़ी सुधार और आवश्यकता होती है। वायलेट ने फिर घड़ी की ओर देखा। आज 8 बज चुके थे और लाइब्रेरी तक पहुंचने में घर से 10 मिनट का समय तो लगेगा। वायलेट ने ना जाने का मन बना ही लिया था कि किसी झोंक में आकर वो घर से बाहर निकली और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। उसे स्वयं ये नहीं पता था कि अंश अभी तक वहाँ होगा या नहीं, और यदि वो वहाँ होगा भी तो क्या वो उसे मिलेगी या नहीं। जब 8:30 के आसपास वायलेट लाइब्रेरी के सामने वाले लॉन में पहुँची तो उसे कोने में गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़ा अंश दिखाई दिया और उसके कदम स्वतः उस तरफ बढ़ चले। हेलो वायलेट, थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। क्यों भला? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और 8 बजे तक तो मैं नहीं ही आई थी ना, फिर और आधे घंटे क्यों खड़े रहे? जवाब में अंश सिर्फ मुस्कुरा रहा था। फिर उसने पूछा कि वो तुम्हारे साथ कौन आई थी जो लॉन के दूसरे कोने में हमें ही देखे जा रही है। जवाब में वायलेट ने कहा कि वो उसकी सहेली रीतू है और वायलेट उसी के
साथ शाम की सैर का बहाना करके घर से निकली है। बातें करते करते कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। उस पहली मुलाकात के बाद अंश और वायलेट अक्सर मिलने लगे, उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे 7 बजे शाम को। 7 बजे से 8 बजे तक वो दोनों संस्थान के एक कोने में स्थित झील के आसपास टहलते हुए दुनिया भर की बातें करते थे। इतिहास, देश के हालात, कॉलेज के प्रोफेसर में चलती राजनीति, मुंबई की तेज गति जिंदगी बनाम अंश के छोटे से शहर की जिंदगी पर सबसे ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था साहित्य के बारे में बात करना। अंश को हिंदी कविता लिखने का शौक़ था और वायलेट को अंग्रेजी कहानियाँ लिखने का तो बस प्रसाद, दिनकर, डिकिंस और रोआल्ड डॉल की चर्चा करते कब 1 घंटा निकल जाता पता ही नहीं चलता था। वायलेट की बम्बईया हिंदी अंश की शुद्ध तस्मय हिंदी से काफ़ी भिन्न थी और अक्सर अंश को प्रसिद्ध हिंदी कविता को सरल शब्दों में या अंग्रेजी में समझाना पड़ता था। ऐसी ही एक शाम वायलेट ने कहा कि पापा अक्सर कहा करते हैं कि इस कॉलेज के छात्रों में कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा कमज़ोर है, पर अंश से बात करते हुए तो उसे ऐसा नहीं लगा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुर्भाग्य से भारत में कम्युनिकेशन स्किल और अंग्रेजी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं और इस संस्थान में अधिकांश छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के उपरांत आते हैं और उन्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में या अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने में सहायता होती है। पर यदि तुम उनसे उनकी मातृभाषा में बात कर लो पाओगे कि अधिकांश छात्र बड़े तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। वायलेट को भी लगा कि बात तो सही है। तभी अचानक अंश ने कहा कि क्या तुम प्रोफेसर फॉबिन्स लोबो के बेटी हो जो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं? जवाब में वायलेट ने धीरे से गर्दन हिलाकर सहमति भर दी। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं और फिर उससे क्या अंतर पड़ता है? मुस्कुराते हुए वायलेट ने कहा, वो भी ठीक है। और तुम्हारी मदर वो क्या करती हैं? अंश ने पूछा। वो बहुत अच्छी गाती हैं, हर संडे को चर्च में और कभी कभी स्टेज कार्यक्रमों में या चैरिटी शोज में। अरे वाह, तुम्हें पता है मुझे संगीत का बहुत शौक़ है, पर मैं बिल्कुल नहीं गा सकता और इसीलिए अपने लिखे गीतों के लिए नई नई आवाज़ें ढूंढता रहता हूँ। हमारे बैच में एक लड़का बहुत अच्छा गाता है और साथ में गिटार भी बजाता है। हर संडे को हम साथ में कोई गाना बनाने की कोशिश करते हैं। कभी मौका मिला तो आंटी जी के साथ भी कोई गाना बनाएंगे। अंश के चेहरे पर एक रंग निखर आया था। देखते हैं, वायलेट को पता था कि उसकी मम्मी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारा ब्लड ग्रुप क्या निकला? वायलेट ने क्लिनिक के बाहर सीढ़ी पर बैठे अंश से पूछा। आज कॉलेज में रक्तदान शिविर लगा हुआ था और वायलेट रक्तदान कर अभी बाहर निकली थी कि उसे अंश दिख गया। अंश ने चुपचाप अपने हाथ में थामी पर्ची उसे पकड़ा दी। अरे हमारा ब्लड ग्रुप तो एक ही है। चलो अच्छा है, कभी खून की ज़रूरत पड़ी तो तुमसे ले लूँगी। अंश अभी भी चुपचाप अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अच्छा, शाम को मिलते हैं, तब बताना कि क्या चिंता तुम्हें सता रही है। ये कहकर वायलेट अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को भी अंश के चेहरे पर बड़े गंभीर भाव ही दिख रहे थे। वायलेट के पूछने पर अंश ने बताया कि उसे अब 4 महीने मैकनरो कंसल्टिंग में इंटर्नशिप करनी होगी और सप्ताह में 6 दिन हर सुबह 7 बजे निकलना होगा और वापस होटल आते आते रात के 10 बज ही जाएंगे। और ऐसे में वो वायलेट से कैसे मिल पाएगा? अरे हाँ, समस्या तो है, पर मैंने पापा से सुना है कि मैकनरो कंसल्टिंग हर एक छात्र का सपना होता है, तो तुम्हें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए। हम हर संडे को मिल सकते हैं और एक दूसरे को चिट्ठी भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ इस पेड़ में ये खोखली सी एक जगह है, हम यहीं एक दूसरे के लिए चिट्ठी छोड़ सकते हैं। वैसे एक बात बताओ मिस्टर,
अंतर चतुर्वेदी, तुम्हारा शुद्ध शाकाहारी अस्तित्व परिवार किसी दूसरे धर्म को लड़की को स्वीकार कर पाएगा? और मेरी तो कोई कुंडली भी नहीं है, तो मिलाओगे क्या? अरे आज ही हमारा ब्लड ग्रुप मिला है तो कुंडली का भी देख ही लेंगे। वेट, इज दैट ए प्रपोजल वायलेट? अंश के चेहरे पर उसकी स्वाभाविक मुस्कान के साथ शरारत भी दिखने लगी थी। अब वायलेट का चेहरा लाल होने लगा था। अंश अपनी इंटर्नशिप में काफ़ी व्यस्त हो गया था। कई बार तो रविवार को भी वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता था या मुंबई के बाहर यात्रा कर रहा होता था। उसका प्रोजेक्ट भी बहुत रुचिकर था। किस तरह भारत के छोटे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को बैंक के द्वारा ऋण दिलाया जाए, क्योंकि अधिकांश बैंक मात्र बड़े उद्योगपतियों को ही व्यापार के लिए ऋण देने में लगे थे। छोटे व्यापारियों को ऋण देना काफ़ी रिस्की लगता था और इसी कारण छोटे व्यापारियों को अक्सर बहुत ऊंची दरों पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिससे उनको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत समस्या होती थी। अंश कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बना रहा था जिससे ऐसे छोटे व्यापारियों की ऋण चुका सकने की शक्ति का सही आकलन किया जा सके और इस सूचना के आधार पर बैंक ऋण दे सके। अंश को पूरा विश्वास था कि ये कार्य भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए और बैंकिंग को विस्तृत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। काम में डूबे अंश के पास अब वॉयलेट के संवाद का बस एक ही माध्यम बचा था, वही गुलमोहर का पेड़। हर रात वो ऑफिस से लौटकर उसी गुलमोहर के पेड़ से वॉयलेट की लिखी चिट्ठी निकाल लेता और सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी चिट्ठी वहीं पर छोड़ देता था। पर दोनों को मिले हुए काफ़ी समय बीत गया था। अंश के लिखे हुए पत्र लंबे होते थे और अक्सर कविताओं से भरे होते थे, पर वॉयलेट के पत्र हमेशा छोटे और औपचारिक होते थे। अंश जो सामने नहीं बोल पाता था वो अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर देता था, पर वॉयलेट जो बिंदास खुलकर हर बात कह दिया करती थी, लिखने में काफ़ी झिकझिक थी। अंश को लगा कि शायद वॉयलेट भी व्यस्त होगी, क्योंकि उसकी भी आखिरी वर्ष की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। वॉयलेट कॉपीराइट और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी। एक रात अंश जब ऑफिस से लौटा तो पाया कि गुलमोहर के पेड़ में वॉयलेट की जगह उसी की चिट्ठी रखी हुई थी। उसे लगा कि शायद वॉयलेट का स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो उसने अगले दिन सुबह एक और चिट्ठी लिखकर वहीं रख दी और उत्सुकता से जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु उस रात भी वहाँ उसी के लिखे 2 पत्र रखे थे। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। गुलमोहर का पेड़ अंश के लिखे पत्रों से भरता जा रहा था। ना वॉयलेट का जवाब आता और ना ही वॉयलेट। अंश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनसे कई बार सोचा कि प्रोफेसर लोबो के घर जाकर पूछ ले, पर उसे लगा कि कहीं इससे वॉयलेट के लिए कोई समस्या ना पैदा हो जाए। ऋतु भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब अंश की इंटर्नशिप और उसी के साथ कोर्स दोनों समाप्त हो गए। अंश के प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शंस के मैकनरी कंसल्टिंग के 2 पार्टनर भी आए थे और उन्होंने प्रोफेसर को अंश के लिए किए गए काम और उसके दूरगामी प्रभाव के बारे में बताया। अंश को इस प्रोजेक्ट की वजह से मैकनरो कंसल्टिंग ने जॉब ऑफर की और मुंबई के एक पॉश इलाके में घर भी दे दिया था। अंश खुश तो था, पर वॉयलेट को लेकर उसके दिमाग में कई आशंकाएं उठ रही थी। उसने निर्णय लिया कि वो अपने घर जाने की तारीख 10 दिनों से आगे बढ़ा देगा और इन 10 दिनों में वॉयलेट से संपर्क करने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे कॉलेज में भी उत्सव जैसा माहौल था। सभी छात्र पिछले 2 साल की मेहनत के बाद आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत उत्साहित थे। भारत की अर्थव्यवस्था खुलने लगी थी और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में प्रवेश कर अच्छे टैलेंट के लिए आई। IOM जैसे प्रतिष्ठानों संस्थाओं से छात्रों को चुन रही थी। अंश के सभी करीबी मित्रों को अच्छी जगह नौकरी मिल चुकी थी और सब छात्र मिलकर
एक आखिरी जश्न की तैयारी में लगे हुए थे और कल्चर सेक्रेटरी होने के नाते अंश से उम्मीद थी कि वो सब एक बढ़िया कार्यक्रम तैयार करे, जैसा कि वो पिछले 2 सालों में हर प्रमुख अवसर पर करता आया था। पर इस बार अंश के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने अपने 2 सबसे करीब मित्रों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मना लिया था। आखिर अंश के प्रयास सफल हुए और एक दोपहर उसे ऋतु हॉस्टल के सामने वाली कैंटीन में बैठी दिखाई दी। अंश ने अवसर का लाभ उठाते हुए ऋतु से वॉलेट के बारे में पूछा तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त हुआ। अंश ने बताया कि उसे 4 दिनों बाद 2 सप्ताह के लिए अपने घर जाना है और बाद में मैकनरो कंसल्टिंग ने नया जॉब भी शुरू कर रहा है। जाने से पहले वो कम से कम एक बार वॉलेट से मिलना चाहता है। मुझे नहीं लगता वॉलेट अब तुम्हें भूलना चाहती है। तुम्हें भी उसे भूलना चाहिए अंश, मगर क्यों? क्या बदल गया? क्या मुझसे कोई गलती हुई? ऋतु के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, उसे मेरा एक संदेश दे दो। उसे कहो कि मैं उसे गुलमोहर के पेड़ के नीचे 7 से 8 बजे तक उसका वेट करूँगा। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना? ऋतु ने हामी में गर्दन हिला दी। अंश बड़ी बेचैनी से शाम के 7 बजे की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने साथ वॉलेट की फ़ोटो लेने के लिए एक मित्र से मांगा कैमरा भी रख लिया था। ठीक 7 बजे वो गुलमोहर के पेड़ के नीचे वॉलेट की राह देखने लगा, पर 8 बजने पर भी उसका कहीं नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे अंश की सारी आशाएं समाप्त होती जा रही थी। अचानक उसे दूर से 2 परछाइयां दिखाई दी। थोड़ी देर में उसने वॉलेट को पहचान भी लिया, पर हर बार की तरह ऋतु वहां लॉन के दूसरे छोर पर रुकी नहीं, पर वॉलेट के साथ उसी तरफ चली आ रही थी। हेलो वॉलेट, थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। क्यों भला? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और 8 बजे तक तो मैं नहीं आई थी ना? फिर और आधे घंटे क्यों खड़े रहे? इस बार मुस्कुराया नहीं। ऐसा लगा कि एक पूरा चक्कर लगाकर वो दोनों फिर उसी 2 साल पुराने मोड़ पर आ पहुँचे थे, जब वो उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे पहली बार मिले थे। बताओ, क्यों मिलना चाहते थे? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं और मैं ही उनकी दवाओं का ध्यान रख रही हूँ। वॉलेट के इस औपचारिक लहजे से अंश चकित था और उसकी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऋतु की उपस्थिति भी उसे बहुत असहज बना रही थी। वो इतने दिनों से ना तुमसे मुलाकात हुई और ना ही तुम्हारा कोई मैसेज मिला, तो सोच रहा था कि सब ठीक है या नहीं। अभी 3 दिनों में मुझे घर जाना है और उसके 2 हफ्ते बाद फिर मुंबई लौट के आऊँगा। मैं सोच रहा था कि घर पर सबको तुम्हारे बारे में बता दूं। इस बार तुम्हारा क्या कहना है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ एग्ज़ाम्स की तैयारी और दूसरी तरफ मम्मी की तबीयत और उनकी देखभाल, तो बस मैं बहुत बिजी थी और अभी कहीं कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और तुम 21 के। अभी 5 साल तक तुम दिमाग में ऐसे कोई भी विचार मत लाओ। मुझे मास्टर्स करना है और तुम्हारे करियर की भी अभी शुरुआत ही है। हंस ने राहत की सांस ली। पिछले दिनों में उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। ये कैमरा कब खरीदा और इसे क्यों लाए हो? अरे नहीं, ये तो एक दोस्त का है। हमारी फेयरवेल पार्टी के फ़ोटो खींचे थे तो 1-2 फ़ोटो रोल में बाकी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी एक फ़ोटो ले ली जाए स्मृति के लिए। हालांकि तुम्हें याद करने या अपने सामने लेने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लो फिर एक फ़ोटो मेरा और ऋतु का एक साथ, 2 प्रिंट हम दोनों के लिए भी निकलवा लेना और यही गुलमोहर के पेड़ में रख देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मम्मी की दवा का समय भी हो गया। अंश ने हाथों और सांस को स्थिर करते हुए दोनों का एक साथ फ़ोटो खींच लिया। वॉलेट और ऋतु से विदा लेकर हॉस्टल लौटे समय अंश को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला था। ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। फिलहाल अंश की आकांक्षाओं का उन्मूलन हो गया था और वो आने वाले दिनों के प्लान मन ही मन बनाने लगा था। बस 2 दिन बचे थे और उसके घर में सभी के लिए
कुछ न कुछ लेना था। आखिर 2 साल बाद वो अब घर जा रहा था। तुमने उसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? अंश के जाते ही रितु ने वॉयलेट से पूछा। वो सच सहन नहीं कर पाएगा रितु, और वो उसे अभी बहुत कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, शायद इस समाज के लिए। सच बताकर मैं उसके सभी सपनों को एकदम चकनाचूर नहीं कर सकती, पर कुछ दिनों में तो उसे पता चल ही जाएगा। तब उसे एक साथ कुछ नहीं पता चलेगा, और जब तक सच्चाई परतें धीरे धीरे खुलेंगी वो अपने काम, अपने नए दोस्तों में बिजी हो जाएगा। हो सकता है उसे कोई और साथी भी मिल जाए। हाँ, हो भी सकता है। तो अब तो तुम अंश को शायद कभी भी नहीं मिलोगी। हाँ, सोचा तो यही है। बातें करते करते वॉयलेट और रितु अपने घर तक पहुंच गई। हॉस्टल के आखिरी दिन अंश ने एक लंबा सा पत्र लिखा। हमेशा की तरह इस बार भी पत्र में एक कविता के माध्यम से उसे अपनी बात रखने की चेष्टा की थी। फिर एक लिफाफे में पत्र के साथ उस रात खींचे गए फोटो के 2 प्रिंट और मैकनरो कंसल्टिंग में अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ एक कार्ड वहीं गुलमोहर के पेड़ में छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह उसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, जिसमें उसके कुछ और मित्र भी यात्रा कर रहे थे। घर पर 2 हफ्ते पहले पलक झपकते ही गुजर गए। सभी लोग इन्हें लंबे अंतराल के बाद उसको मिलकर बहुत खुश थे। इस दौरान सबको मैकनरो कल्सिटी से फ़ोन आया कि उसे 2 महीने के लिए लंदन जाना पड़ेगा। वहाँ एक बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट का कोई नया कोर्स शुरू होने वाला, और कंपनी अंश को उस कोर्स के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है। ये एक बहुत अच्छा अवसर था अपने हार्डवेयर में देखने सीखने का। विकसित देशों में बैंकिंग प्रणाली भारत से कैसे भिन्न है। अंश को दिल्ली से ही सीधे लंदन जाना पड़ा, क्योंकि कोर्स शुरू होने में अधिक दिन नहीं बचे थे। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।